तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका 2025 का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई माह में होना लगभग तय है। आप लोग समझ लीजिए, डेट अभी तक नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द आ जाएगी क्योंकि अभी काफ़ी वक्त बाकी भी है। लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है। जैसा कि हम लोग पहले से ही अपना प्रिपरेशन जारी रखते हैं और एग्ज़ाम के समय में एक अच्छा स्कोर हम अपना कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर थोड़ा-सा हार्ड आता है और कई सारे इसमें जो बच्चे हैं वो अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। इसीलिए हम लोग ये जो सीरीज़ आपकी चलेगी, ये 500 क्वेश्चन की चलेगी और हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं। थोड़ा-सा सिलेबस पिछली बार चेंज हुआ था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया है। क्वेश्चन वही आए थे जो हम लोगों ने अपनी क्लास में किए थे। तो आप लोगों को यहाँ पर लगातार बने रहना है चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी क्लास देखिएगा। हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉपी और पेन आप लोग रखिएगा अपने साथ में। लास्ट में आपको बता कर के जाना है 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप इस बार सीटेट ज़रूर पास होंगे और अगर आप 4 ही 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको लगातार 500 क्वेश्चन करने हैं और उनको रट कर ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से वह कथन कौन सा है जो गलत रहने वाला है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। जबकि दूसरा ऑप्शन दिया है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जबकि तीसरा ऑप्शन है आपका अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जबकि चौथा ऑप्शन है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन वह है जो गलत है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, उम्मीद है आप लोगों ने अपना ऑप्शन कर लिया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत रहने वाला है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये आपका गलत है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि अधिकांश जनजातीय समूहों के पास लिखित रूप में दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत था। बाकी ए, बी और डी यहाँ पर सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं भारतीय संसद के बारे में, आपको इन पर विचार करना है और आपको यहाँ देख के आंसर करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। जबकि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ए और बी दोनों गलत हैं, या फिर केवल ए सही है, या फिर केवल बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। पेपर आपका यहीं से बनेगा। ये जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज आपकी चलने वाली है, यहाँ पर आपको लगातार क्लास मिलने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अन्यथा आप लोग लगातार सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रोज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका रहने वाला है वह यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल बी वाला ही आपका यहाँ पर सही है, ए वाला आपका गलत है। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्यों व सरकार बना सकती है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बहुमत होना बहुत ही जरूरी है, कितने का कोई मतलब नहीं होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं और इन्हीं तीनों को मिलाकर के ही क्या बनती है, संसद बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही था। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है कूट में, वो सही माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। वह गृह मंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों का आंसर अब तक आ गया होगा। यहाँ पर जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम नागरिक कौन है, तो वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में राज्य का, राज्य पूछा गया, अगर राज्य नहीं होता तो राष्ट्रपति होता, और जहाँ पर राज्य आ जाए ना भारत में राज्य का, तो वहाँ पे होता है राज्यपाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राज्यों का जो पहला नागरिक होता है वह होता है राज्यपाल, लेकिन अगर भारत का पहला नागरिक की बात करें तो वह होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
इसको पढ़े और सभी लोग आंसर कीजिए। लिखा है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। आपको बताना है कि जो अजंता की गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं तो वो चित्र किस प्रकार के रंग से बनाए गए हैं और उनमें सामग्री कौन सी प्राप्त हुई है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है पौधे और खनिज, तीसरा ऑप्शन है स्लेट और चौथा ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आप लोग फटाफट आंसर करते रहिएगा और लास्ट में बता करके जाना है कितने आप लोग आंसर सही कर पाए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यहीं से पेपर बनता है आपका डायरेक्ट। 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही है। क्या हो जाएगा? पौधों और खनिज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से इनमें से कौन नहीं है। वो धम्म है, अहिंसा है, संघ या फिर बुद्ध है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। इसका से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अहिंसा जो है वो नहीं है इनमें से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। पहला ऑप्शन है उद्यान कृषि का अधिकार, जबकि दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, जबकि तीसरा ऑप्शन है खेती करने का अधिकार और चौथा ऑप्शन है मछली पकड़ने का अधिकार। तो तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में जो इकट्ठा हुए थे वो हुए थे मछली पकड़ने को अधिकार के लेकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। आपको बताना है त्रिविभाजन संघर्ष में इनमें से कौन सा राज्यों का संयोजन शामिल था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, जबकि दूसरा ऑप्शन है पाल, चोल, गुर्जर और प्रतिहार। तीसरा ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट और पाल, जबकि चौथा ऑप्शन है पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ऑप्शन कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है इन चार में से वह स्थल कौन सा है जो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची है, भीमबेटका, अमरावती या फिर बाग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वह है भीमबेटका, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहला यहाँ पर दिया गया है कथन पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसका कारण यहाँ पर बी दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इनमें से ऑप्शन देखिए कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला दिया है ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की। जबकि तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। जबकि डी है ए सही है परंतु बी गलत है। तो आपको यहाँ पर बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको पढ़ना है और यहाँ पर आंसर करने थे पीछे। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या सही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। क्या यहाँ पर है ये दोनों ही सही हैं और जो बी है वह व्याख्या किसकी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। जो हिमनद का निक्षेपण होता है उसको क्या कहा जाता है। तटबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है या फिर लोयस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था ये पूछा गया है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं तो पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, जबकि दूसरा ऑप्शन है यह सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लिखा है इसने जाति
और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। जबकि चौथा ऑप्शन है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने और कुछ किया था तो आपका यहाँ पर गलत हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो सबको पता है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कितने 5 वर्ष के लिए होता है। सभी को पता भी होगा और सबका सही भी हो चुका होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। पहला ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, जबकि चौथा ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर। लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें किस प्रकार से बहती हैं ये पूछा गया यहाँ पर है। तो हमें पता है कि लौटते मानसून के समय पवनें जो हैं वह चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, या फिर उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, या फिर इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या फिर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो आपको बताना है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर इनमें से क्या मिलता हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो आज के ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो आपका एग्जाम जुलाई माह में होने वाला सीटेट का। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।